यमन से अपनी बात शुरू करेंगे बेटा। हेडिंग ले यमन की, यमन की हेडिंग दे लें बेटा, यमन, YEMON, यमन की हेडिंग दे लें बेटा। तो यमन जो है 1967 में ये आज़ाद हुआ यूके से। 1967 में ये यूके से आज़ाद होने वाला मुल्क है। इन सारों के ऊपर बरतानिया की हुकूमत रही है। डिस्कस करेंगे आज हम, जब देखिएगा ना ये सारा सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था वर्ल्ड वार फर्स्ट तक। फिर सऊदी अरब ने गद्दारी की, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, यहाँ हम देखेंगे आगे चल के। बरतानिया के साथ मिल गया और इन्होंने फिर तुर्की को क्या किया, शिकस्त दी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी तुर्की के खिलाफ लड़े थे ये अरब, तुर्कों को यहाँ से मार भगाया था। उसके पीछे भी उनकी पूरी प्लानिंग थी अंग्रेज़ों की, वो डिस्कस करेंगे हम सऊदी अरब के अंदर। तो उसके बाद फिर ये बरतानिया के अंदर चले गए सारे एरिए। अब ये बरतानिया से आज़ादी हासिल करेंगे एक एक करके। 1967 में ये बरतानिया से आज़ाद हुआ। कैपिटल जो है इसका सना है। सना क्या है इसका कैपिटल है बेटा, SANA, सना। सना और सबा दो सिस्टर हैं, ये याद रखिएगा। एक सना है और एक सबा है। सना जो है क्या है, ये इनका कैपिटल है, और जो सबा है इनकी न्यूज एजेंसी है, ठीक है। और इनकी यहाँ पे जो एक सिटी है अदन, जो मैंने आपको बताया, अदन, ADEN, अदन, जबरदस्त किस्म की इनकी पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी होता है बंदरगाह वाला शहर, जिस तरह हमारा कराची क्या है, पोर्ट सिटी है, कि पोर्ट भी वहां पे लगती है हमारी और सिटी भी है समंदर के किनारे पे मौजूद शहर, ठीक है। अदन इनका सिटी है जी, जबरदस्त किस्म का पोर्ट सिटी है, इसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा मैंने आपको सना का बताया, दूसरा मैंने आपको SANA, सना क्या है, इनका कैपिटल है। करेंसी आपको 1 मिनट में करवा दूंगा इनकी, मैं परेशान ना हूं, ठीक है। तो जो अदन है हमारे पास और सना, ये दोनों सिटी हैं यमन के। अब यमन क्राइसिस के हवाले से सवाल पूछा जाएगा कि यमन क्राइसिस कब शुरू हुआ। बेसिकली अरब स्प्रिंग हमने या तुनिसिया में डिस्कस की थी। वो तुनिसिया से पहुंची थी, साथ में लीबिया था, उसमें ममर कजाफी की गवर्नमेंट गई थी, उसे मार दिया गया था। फिर वहां से इजिप्ट के अंदर पहुंची, मोहम्मद मुर्सी की गवर्नमेंट को गिराया गया। इस तरह से सूडान में ये जो अरब कंट्रीज थे इनमें फैलती चली गई। फिर वो ये जो अरब कंट्रीज हैं यहाँ भी पहुंची, जिनमें से एक अरब कंट्री यमन है, यहाँ भी पहुंच गई। क्या अरब स्प्रिंग कब की बात है, 2011 की बात है। तो यमन क्राइसिस का जब आपसे पूछा जाएगा कब शुरू हुआ, तो 2011 में शुरू हुआ और ये अभी तक चल रहा है टिल डेट। यमन की जो सिविल वार कह लें इसे आप, यमन क्राइसिस कह लें, कैसे हुआ ये कि यमन के अंदर गवर्नमेंट थी अली अब्दुल्ला सालेह की, अली अब्दुल्ला सालेह, इसकी गवर्नमेंट थी अली अब्दुल्ला सालेह, जिसे बैक करता था सऊदी अरब। सऊदी अरब सपोर्ट करता था। सऊदी अरब ने इस तरह समझ लिया कि अपनी पपेट गवर्नमेंट यहाँ बना के बिठाई हुई है ताकि उसका कंट्रोल रहे आसपास में। तो यहाँ एक कबीला है, कुछ कबाइल हैं, चलें इस साइड में मौजूद हैं ये सारे, जिसे मैं ब्लैक इस तरह शेडेड कर रहा हूँ ना। यहाँ पे जो कबाइल मौजूद है उन्हें कहते हैं हूतीस। हूतीस उर्दू में इसे हौसी बागी कहते हैं, हौसी बागी कहेंगे, हौसी बागी। खबरों में सुना होगा आपने, हौसी हौसियों ने ये कर दिया, हूतीस ने ये कर दिया, इंग्लिश में हूतीस कहेंगे। कबाइल कुछ मौजूद थे यहाँ पे, हूतीस जिन्हें हम कहते हैं। वो मजहब की अगर देखें आइडियोलॉजी के हिसाब से, मजहब के हवाले से वो फिक्र जाफरिया से उनका ताल्लुक था, शिया मुसलमान थे वो। जबकि जो अली अब्दुल्ला सालेह और ये जो बाकी गवर्नमेंट थी सना के अंदर, उसे सऊदी अरब बैक कर रहा था, उसे सऊदी अरब बैक कर रहे, यहाँ सुन्नी भी मौजूद है, शिया भी मौजूद है। तो जो हूतीस थे, जो हौसी लोग थे, कबाइल के जो लोग थे, उनकी रिजर्वेशन थी किससे, अली अब्दुल्ला सालेह से। वो उन कबाइल को मारता था या जो भी मसाइल थे इन दोनों
के दरमियान में, अली अब्दुल्ला सालेह और हौसियों के दरमियान में। अब हौसियों को हवा देगा ईरान, ये ईरान बैठा हुआ है। ईरान क्या करेगा, हौसियों को ट्रेनिंग, असलहा और इस तरह के सारे मामला, मतलब हौसियों के बैक पे कौन बैठा हुआ था, आप इस तरह समझ लें, हुतीज की बैक पे बैठा हुआ था ईरान, और जो गवर्नमेंट थी उसकी बैक पे बैठा हुआ था सऊदी अरब, अली अब्दुल्ला सालेह की गवर्नमेंट। ठीक है, तो 2011 के अंदर जब अरब स्प्रिंग मदद से शुरू हुई, तो 11 में इन हूसियों ने, हुतीज ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। अली अब्दुल्ला सालेह को कहा कि वो घर जाए, वो गवर्नमेंट चलाने की कैपेसिटी नहीं रखता, वो हमारे साथ ज्यादती करता है या जुल्म करता है, जो भी है। उसने कहा मैं नहीं जाता। सऊदी अरब ने कहा कि बैठे रहो, हम तुम्हें बिठाएंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अल्टीमेटली फिर ये क्राइसिस शुरू हो गया, उन्होंने हथियार उठा लिए हूसियों ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, हथियार उठा लिए। और 2012 के अंदर जब कोई रास्ता नहीं बचा अली अब्दुल्ला सालेह के पास, अली अब्दुल्ला सालेह के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा, इसे 2012 में घर जाना पड़ा। 2012 में ये घर चला गया। इसकी जगह पे आया मंसूर हादी। कौन आया इसकी जगह पे? 2012 में मंसूर हादी आया। मंसूर हादी ने मामला को कंट्रोल करने की कोशिश की। मंसूर हादी को भी फिर सऊदी अरब ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी मामला को कंट्रोल नहीं कर सका। हौसी जो बागी थे, उन्हें ईरान की सपोर्ट थी, असला भी था उनके पास, ईरान की सपोर्ट भी थी, तुर्की की सपोर्ट भी थी। आहिस्ता आहिस्ता 2014 में इन हौसियों ने, इतना इनका कंट्रोल हो गया यमन के अंदर, इन्होंने सना पे भी कब्जा कर लिया। 2014 में इन्होंने क्या किया, सना पे भी कब्जा कर लिया, और मामला तकरीबन सारे हौतीज के कंट्रोल में चले गए। अपनी गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया, मामला आगे चले। अब सऊदी अरब वापस इधर बैठा हुआ है। सऊदी अरब ने भी खामोश नहीं बैठना था। उसने कहा कि यार अगर यहाँ शिया की बैक्ड मलेशिया या गवर्नमेंट बन जाती है, लोग यहाँ बैठ जाते, तो मैं तो महफूज नहीं हूं। और ये कर भी रहे थे, यहां से बैठ के मिसाइल छोड़े थे सऊदी अरब के ऊपर, आज भी छोड़ते हैं। तो सऊदी अरब ने क्या किया, ओमान को साथ मिलाया, यूएई को, कतर को, कुवैत को, उर्दन को साथ मिलाया, अमेरिका को भी साथ बुला लिया। अमेरिका और सऊदी अरब तो एक ही कुछ है ना। इन्हें सारों को बुलाया, 9 मुल्क इकट्ठे किए इसने। पाकिस्तान को भी दावत दी थी, पाकिस्तान को भी कहा था कि आप भी अपनी आर्मी भेजिए, हमने ऑपरेशन करना है यमन में हूथीज के खिलाफ। पाकिस्तान ने कहा जी हमारे पास राहील शरीफ साहब हैं, उन्हें रखें आप, बस यही है हमारे पास, बाकी जो है ना हम आर्मी नहीं भेज सकते डायरेक्टली। सपोर्ट हमारी आपके साथ है, सपोर्ट हमारी मॉरली सपोर्ट आपके साथ है, और राहील शरीफ साहब हम आपको दे रहे हैं। हमारा एक्सपर्ट है, इसने जो है ना ऑपरेशंस किए हैं यहाँ सारे पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी है उसे उखाड़ फेंका है, और बस ये ले लें आप हमारे पास से। वो जो बनाया गया था अलायंस आगे चल के 2016 में बनाई गई थी, फोर्स 14 में बनाई गई थी, साल मुझे याद नहीं आ रहा है। वो 39 मुस्लिम कंट्रीज की एक आर्मी बनाई गई थी, जिसका हेड बनाया गया था इसे राहील शरीफ साहब को। खैर जी, तो पाकिस्तान ने मॉरली सपोर्ट किया इस अलायंस को। पाकिस्तान डायरेक्टली अपनी आर्मी नहीं भेजी। वो बहुत अच्छा स्टेप था नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का, कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हम आर्मी आपके पास भेजेंगे तब जब हमारी पार्लियामेंट अलाउ करेगी हमें। तो पार्लियामेंट में ले जाने का मतलब क्या होता है, ना भेजना। पार्लियामेंट कहाँ से मुतफिक होनी थी। तो पार्लियामेंट में जो बहस बूस हुई, जो आवाम ने कहा जी हम उनकी जंग में क्यों जो है ना जी हिस्सा बने, इस तरह से जान छूट गई। डिप्लोमेटिक वे भी यही होता है किसी को इनकार करने का, कि जी हम पार्लियामेंट में जाएंगे, अगर हमारी पार्लियामेंट अलाउ करेगी तो हम भेज देंगे आर्मी। तो इस तरह से जो है ना हम डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। खैर सऊदी अरब ने 9 मुल्कों का अलायंस बना के अमेरिका को साथ लेके यमन के ऊपर हमला कर दिया, हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च। ये सारे सवाल बने हैं कि सवाल ये बनाया कि सऊदी अरब ने कौन से साल में ऑपरेशन लॉन्च किया 9 मुल्कों के अलायंस ने। 2015 के अंदर इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया यमन के ऊपर।
अब वो लोग वहां के रिहायशी हैं, कभी भी कोई भी जो आर्मी है नेटिव लोगों से, रिहायशी लोगों से जंग नहीं जीत सकती है। जिस तरह अफगानिस्तान में देखिए आखिरकार जाना पड़ा, इसी तरह से और भी मुल्क देख लें आप, तो ये बाहर से हमला कर रहे थे, वो अपने घरों में बैठे थे। तो इस तरह से इनकी जो आहिस्ता आहिस्ता जब मामला जिस तरह कह रहे थे हम अभी से बस यमन को मलियामेट कर देंगे, वो नहीं कर पाए। और अमेरिका भी थक गया। अमेरिका जब ट्रंप आया, ट्रंप 2018 में, उसने कहा जी हम इस जंग का हिस्सा नहीं, हम जा रहे हैं। ट्रंप भाग गया था पिछली गवर्नमेंट में 17-18 में, ट्रंप इससे निकल गया। और इस तरह से मामला अब आके चाइना आया है, चाइना ने समझाया है सऊदी अरब को, ईरान को, कहा कि बंदे के पुत्र बनाओ, तुम जो यहाँ जो है ना तुमने खाना जंगी शुरू की हुई है, प्रॉक्सी जो शुरू की हुई है, तुम्हारे चक्कर में यमन पूरा तबाह हो गया है, बाकी मुल्क सारे पूरे का पूरा रीजन जो अनस्टेबल है। तो आपस में बैठो, डायलॉग करो, मसले को हल करो। तो अब आके ईरान और सऊदी अरब के आपस में गपशप जब शुरू हुई, आपस में इन्होंने मिलना शुरू हुआ किया, तो अब इनके जो है ना जी मामला कुछ बेहतर किए हैं, चाइना ने किए हैं। और तब से फिर हुतीस के साथ भी सऊदी अरब की जंग बंदी हुई है, कैदी छोड़े गए उधर से भी इधर से भी। अब हुतीस तो मौजूद हैं यहाँ। अब आजकल करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो हुतीस जो हैं ये वाले, अब ये यहाँ इसराइल बैठा हुआ, इसराइल यहाँ फलस्तीन पे हमला कर रहा है, गजा को मलियामेट कर दिया है। अब दुनिया की और कोई फोर्स तो हेल्प करने के लिए जा नहीं रही। तो अब हुतीस क्या करें, यहाँ से अमेरिका का जो जहाज गुजरा होता है, इसराइल का जो जहाज गुजरता है, क्योंकि सारी ट्रेड यूरोप की यहीं से होती है, वो क्या करते इधर से मिसाइल छोड़ देते हैं। अब वो यहाँ से जा रहे हैं अफ्रीका, अफ्रीका से वो जा रहे हैं इसराइल जहाज के लिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा न्यूज में भी कि जी वो यमन की फोर्स जो है ना जा रही है, आर्मी जा रही है, और बस ये हो रहा है। होना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जितना उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो कर रहे हैं इस जंग के अंदर। जिस जंग में पूरी मुसलमान दुनिया जो खामोश होकर बैठी हुई है, सऊदी अरब इतना बड़ा मुल्क है, पिट्ठू बने हुए हैं उनके, इसराइल के भी और अमेरिका के भी। ये जो नियाम सिटी बना रहे हैं, इसराइल बना के दे रहा है इन्हें। यूएई आपको बताया इन्होंने 2020 में अपने रिलेशन अच्छे कर लिए थे इसराइल के साथ, जॉर्डन साथ बैठा हुआ। मतलब ये वो मुल्क है जहाँ पूरी एटम बम रखने वाली रियासतें बैठी हैं खामोश। तो गजा पूरा मलियामेट हो गया आपके सामने। खैर जी, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यमन के बारे में बताया कि करंटली क्या हो रहा है जी, हुतीस क्या कर रहे हैं, अमेरिका के और इसराइल के, बरतानिया के, फ्रांस के जो शिप्स यहाँ से गुजरे हैं उन्हें हिट कर रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये जो है ना इसराइल की हेल्प कर रहे हैं, इसराइल को पैसा दे रहे हैं, इसराइल को असला दे रहे हैं, इसराइल के जहाजों को तो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना जी इस रेड सी के अंदर टेंशन है, और ये मेन रूट है पूरी दुनिया। अगर आपको इस रूट की इंपॉर्टेंस समझ आ जाए ना, आप दंग रह जाओ। ये हमारे पास यहाँ यूरोप है, यूरोप से आगे हमने अमेरिका पढ़ा, एशिया से सारी तिजारत उनकी इस रास्ते से होती है, सारी तिजारत इस रास्ते से होगी। अगर ये रास्ते बंद कर दिए जाएं तो यूरोप के अंदर कहत पड़ जाएगा, यूरोप में कहत पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑयल एंड गैस है उसके सारे जो पाइप्स है वो यहीं से गुजर रहे हैं। यूरोप की जो इंडस्ट्री है वो जो गैस पे और ऑयल पे चल रही है, सारों को तेल यहीं से जा रहा है, या रशिया से जा रहा है, रशिया ने वैसे बंद किया हुआ है, दूसरा ऑप्शन उनके पास ही है। यूरोप पूरा भट्ठा बैठ जाएगा यूरोप का। फिर जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इस रीजन के अंदर जो हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप और मैं, जो हमारी बातचीत हो रही है, इंटरनेट सिस्टम जो हमारा है सारे का सारा, उसकी तारें यहां से आ रही हैं इसी रेड सी में से। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब इंटरनेट स्लो होता है तो क्या कहा जाता है कि इंडियन ओशन में या फिर जो है ना अरेबियन सी के अंदर जो शार्क है उसने केबल को काट दिया, उसकी मुरम्मत का काम जारी है। तो मुरम्मत का काम क्यों? अगर ये डायरेक्ट हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती तो फिर इन तारों का क्या चक्कर था? तो वो तारें सारी ये डायरेक्ट यहाँ आ रही हैं। जो कम्युनिकेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, जो लंबे
दूर तक जो हमने कर रही होती है, मैंने आपको कंप्यूटर में पढ़ाया भी है, कुछ लोगों को, एक दो बैचेस में नहीं हुआ अभी तक कंप्यूटर, तो वो सारी की सारी तारों के जरिए होती है। आपके घर के आसपास जो टावर लगे होते हैं, उसके ऊपर मोडेम लगी होती है बड़ी बड़ी, वो आपकी जो आवाज जो मैं आप बोल रहा हूँ वो मोडेम तक पहुंचा रही है। मेरे पास मोडेम लगी हुई है, मेरी आवाज ये मोडेम तक जा रही है वायरलेस के जरिए। मोडेम से आगे आपकी मोडेम तक जो मैसेज जा रहा है वो तार लगी हुई है मेरे इंटरनेट की, तार के जरिए, केबल के जरिए जा रहा है। बात समझ रहे? तो केबल की नेटवर्किंग सारी की सारी यहीं से है। अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो जो पैसा कमा रहा है यूरोप और अमेरिका, वो सारे का सारा यहाँ से एशिया से जाना खत्म हो जाएगा। अच्छा, अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट चाइना का सिस्टम है सारे का सारा। इस वक्त दो ही कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक अमेरिका का है, ये जो हम यूज कर रहे हैं सारा, इंडिया, पाकिस्तान, ये सऊदी अरब, ये सारे मुल्क ये यूज कर रहे हैं। दूसरा इसके पैरेलल चाइना ने बनाया है। दो ही सिस्टम है बस कम्युनिकेशन के, जो सैटेलाइट्स का सिस्टम है जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। बात समझिए? तो इस तरह से मतलब है कि ये जानबूझ के इसी यमन को तबाह किया गया। क्यों? अगर यमन मजबूत हो गया तो किसी वक्त भी वो इसे बंद कर सकता है। इसी तरह से ये यहाँ सुइज कैनाल थी, इजिप्ट को बर्बाद किया गया एक पूरे प्लान के साथ कि कभी ये सुइज कैनाल ना बंद कर दे, बंद की थी, एक दफा डिस्कस करेंगे हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये रूट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो कंट्री बैठे हुए हैं तो अमेरिका ने उन्हें अपने साथ मिलाया हुआ है, बरतानिया ने, फ्रांस ने सऊदी अरब को जैसे अपने साथ मिलाया हुआ है। या अगर जो साथ नहीं मिला उसे बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, खाना जंगी करवा दी गई है। यहाँ सोमालिया है, सारे गरीब मुल्क के जानबूझ के गरीब रखा गया। ठीक है, उन्हें होश ही नहीं है इस रास्ते की इंपॉर्टेंस को। अगर वो सिर्फ यहाँ से टैक्स लेना शुरू करें तो ये इतने अमीर मुल्क हो जाएंगे, ये उन्हें पैसे दे रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यमन के बारे में बताया।